झारखंड के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, चरजुरा। आज इस नाम को कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं पहचानता, न तो नक्शों में न किसी प्रशासनिक दस्तावेज में। पर कुछ बुरे लोग जो अब भी सीमावर्ती गांवों में रहते हैं, फुसफुसाते हुए इस नाम को लेते हैं जैसे कि यह कोई श्रापित शब्द हो। रात की तामोशी में कभी कभी चरजुरा की ओर से आती हवाएं कुछ अजीब सी ससराहट ले आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको बुला रहा हो, कोई या कुछ जो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है रिया घोष से, एक साहसी युवा पत्रकार जो अंधविश्वास और रहस्यमय कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए जानी जाती है। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी हाथ लगती है। मुरैया पन्नों पर कांपते हुए शब्दों में लिखा गया एक नाम, चरजुरा। डायरी एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर की थी जो अपनी अंतिम प्रविष्टि में लिखता है, मैंने देखा उसे, वो साधु, उसकी आंखें सीधी आत्मा में जागती थी। मुझे चेतावनी मिली थी कि मैं चरजुरा न जाऊं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। यह पढ़ते ही रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक गांव जो गायब हो गया, एक साधु जिसकी नजर से मौत भी कांपे। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डर समेटे एक पुराना नक्शा उठाया और निकल पड़ी उस रास्ते पर जो शायद कभी नहीं लौटने देता। उसे नहीं पता था कि वह जिस दरवाजे की ओर बढ़ रही है वो दरवाजा नहीं, एक भूलभुलैया है। रिया की खोज। रिया घोष ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। उसका इरादा पक्का था, वह उस रहस्यमय गांव चरजुरा की सच्चाई जानकर रहेगी। उसने अपने पुराने फोटो जर्नलिस्ट दोस्त कबीर को साथ चलने के लिए मनाया, जो कभी डर की भाषा नहीं बोलता था। दोनों एक जीप में कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, बैकअप बैटरी और सैटेलाइट फोन लेकर निकल पड़े। झारखंड की सड़कों पर सफर करते हुए रिया को बार बार फॉरेस्ट ऑफिसर की डायरी की बातें याद आती रही। साधु, उसकी छाया मुझसे पहले चल रही थी, जैसे वो मुझे खुद बुला रहा हो। कई घंटों के सफर के बाद वे एक ऐसे गांव पहुंचे जो चरजुरा के सबसे करीब माना जाता था, नगरी। वहां के लोग पहले तो चुप रहे, जैसे रिया ने कोई अभिशप्त बात छेड़ दी हो। लेकिन एक बुआई महिला जिसका नाम दया मौसी था, धीरे से बोल उठी, चरजुरा मत जाओ बच्ची, वहां कुछ बचा नहीं सिवाय उस साधु की आत्मा के। रिया ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ। दया मौसी ने कांपते हाथों से रिया को एक पुराना लॉकेट दिया। उसमें एक धुआंली तस्वीर थी, एक आदमी जिसकी आंखें सीधे देखने वाले को झकझोर दे। मौसी फुसफुसाई, वो है नीलकंठ, पहले साधु था, फिर राक्षस बन गया। उस रात रिया और कबीर ने गांव में ही रुकने का फैसला किया। पर जैसे जैसे रात गहराती गई, एक अजीब बेचैनी कमरे में फैलने लगी। खिड़की के बाहर से कभी कभी कोई ससराहट आती, जैसे सूखे पत्तों पर नंगे पांव चल रहा हो कोई। कबीर को नींद नहीं आई। उसने देखा रिया नींद में बड़बड़ा रही थी, नीलकंठ, मैं रही हूँ। कबीर ने उसे हिलाकर उठाया, लेकिन रिया की आंखें खुली थी, फिर भी वह देख नहीं रही थी। उसकी पुतली अस्थिर थी, चेहरा ठंडा, और वह एक शब्द दोहरा रही थी, चरजुरा। सुबह होते ही दोनों चरजुरा के उस रास्ते की ओर बढ़े जिसे अब कोई नहीं इस्तेमाल करता था। रास्ता जंगल के भीतर जाता था, जहां घना अंधेरा दिन के उजाले को भी निगल जाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई थी, पक्षियों की चहचहाट गायब थी, और हर कुछ कदम पर उन्हें लगता कोई पीछे पीछे चल रहा है। पर जब वे मुड़कर देखते, कुछ भी नहीं। पर रिया का चेहरा अब बदल गया था। उसमें जिज्ञासा से ज्यादा कुछ और था, जैसे वह पहले ही जानती हो कि वह कहाँ जा रही है। अदृश्य दरवाजा। चरजुरा की ओर जाने वाला रास्ता अब पक्की सड़क से हटकर कच्ची पगडंडी में बदल गया था। जीप को वहीं छोड़कर रिया और कबीर को पैदल सफर शुरू करना पड़ा। पेड़ों की डालियां इतनी घनी थीं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। कुछ घंटों की चुप्पी और चलने के बाद उन्हें सामने एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड दिखा, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, चरजुरा। बाकी अक्षर मिट चुके थे,
लेकिन यह साफ था कि वे सही दिशा में थे। कबीर कैमरा ऑन करता है और फुसफुसाता है, ये सब कवर करना जरूरी है, कोई मानेगा भी नहीं। रिया कुछ नहीं कहती, उसका चेहरा अब उत्सुकता से ज्यादा अजीब रूप से शांत है। और तभी रास्ता खत्म हो जाता है। सामने सिर्फ एक खाली जमीन है, जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। कबीर चौंकता है। रिया, रास्ता गया कहाँ? तुमने तो कहा था कि जरजुरा यही है। रिया बिना पलक झपकाए उस खाली जमीन की ओर इशारा करती है। देखो ध्यान से, दरवाजा है वहां। कबीर हंसता है। तुम मजाक कर रही हो ए ना? लेकिन तब भी ठंडी हवा का एक झोंका आता है और दोनों के सामने जमीन की धूल अचानक उठती है, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो, पर वहां कुछ भी नहीं है। रिया आगे बढ़ती है और हवा में हाथ बयाती है, और आश्चर्य, उसका हाथ गायब हो जाता है। कबीर डर से पीछे हटता है। रिया, रुक जाओ, ये ठीक नहीं लग रहा। रिया धीमी आवाज में कहती है, मैंने कहा था ना, वो मुझे बुला रहा है। और बिना एक शब्द और कहे वह उस अदृश्य दरवाजे से अंदर चली जाती है। कबीर कांपते हाथों से कैमरा उठाता है, उसे रिया की दिशा में घुमाता है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखता। कबीर चिल्लाता है, रिया बाहर आओ, मजाक मत करो। तब भी कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा लगता है, बिल्कुल पास से। एक पल के लिए सिर्फ वही चेहरा दिखता है, जली हुई त्वचा, गहरी आंखें और भयानक मुस्कान। कबीर घबराकर कैमरा गिरा देता है, और फिर हवा एक बार फिर थमती है। रिया गायब है। कबीर अकेला खड़ा है उस जगह जहां कुछ नहीं था। वापसी की कोई राह नहीं। कबीर रिया को पुकारते हुए उस अदृश्य दरवाजे की ओर दौड़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, सांसें तेज हो गई है, लेकिन वहां अब कुछ नहीं है। न कोई दरवाजा, न हवा का झोंका, न रिया की आवाज। वह हाथ से टटोलने की कोशिश करता है, उसी जगह जहां रिया ने हाथ डाला था। कुछ नहीं, वो जमीन अब बसू थी, बेजान मिट्टी है। कबीर अपने कैमरे को उठाता है, स्क्रीन फिर से ऑन करता है। फुटेज में सिर्फ एक ब्लिप है, 1 सेकंड के लिए दिखा वो चेहरा, और फिर ब्लैक फ्रेम। कबीर बुदबुदाता है, ये क्या था? कोई इन पर विश्वास भी करेगा? वो वापस मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिस रास्ते से वो आए थे, अब वहां घना जंगल उगाया है। पूरा रास्ता बंद हो चुका है। वही पगडंडी अब पेड़ों, कांटों और धुंध से भर गई है, जैसे कभी वहां कोई रास्ता था ही नहीं। कबीर को पहली बार महसूस होता है कि वह फंस गया है। वो चिल्लाता है, कोई है? रिया, कोई तो हो। जवाब में बस पक्षियों की डरावनी आवाजें गूंजती है, और फिर पूर्ण सन्नाटा। अचानक पेड़ों के बीच से एक आवाज आती है, धीमी, भारी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। क्रीं चंडिकाय नमः, क्रीं चंडिकाय नमः। कबीर उस दिशा में कैमरा घुमाता है, लेकिन धुंध के सिवा कुछ नहीं दिखता। फिर एक क्षण में पेड़ों के बीच से लाल ज्वाला जैसी रोशनी चमकती है। वो रोशनी किसी अग्निकुंड की तरह है, गोल, गहराई लिए हुए, और उसके चारों ओर आकृतियां है। इंसानी? शायद नहीं। कबीर अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जड़ कर चुकी हो। फिर अचानक रिया की आवाज सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत अंदर से। कबीर, भागो मत, वो मुआई से बात कर रहे हैं। वो आवाज अब जंगल की हर दिशा से आने लगती है। रिया की फुसफुसाहट, कई लहजों में, कई स्वर में, उन्हें नींद से मत जगाना। कबीर डर से कांपते हुए कैमरा फेंककर भागने लगता है, लेकिन हर दिशा में वही जंगल है, वही धुंध, वही मंत्र। और फिर उसे एक बंजर मंदिर जैसा ढांचा दिखता है, टूटा फूटा, पर उसके ऊपर एक प्रतीक उकेरा गया है, त्रिशूल के साथ 3 आंखों वाली आकृति। दरवाजा खुला हुआ है। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जब वो अंदर कदम रखता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कट सीन एंड। मंदिर का रहस्य।
मंदिर के भीतर घना अंधकार है, लेकिन हवा स्थिर है, न गर्म न ठंडी, बस मृत। कबीर की सांसें अब तेजी से चल रही है। वह मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है। चारों ओर धूल से ढके पत्थर, फटी दीवारें और टूटी मूर्तियां पड़ी है। मगर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, मंदिर का वास्तु असामान्य होता जाता है। दीवारों पर संस्कृत में लिखे कुछ श्लोक दिखाई देते हैं, लेकिन शब्द विकृत है, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर बिगाड़ा हो। एक कोने में एक पुराना दीपक टिमटिमा रहा है, बिना तेल के, बिना लौ के, फिर भी जलता हुआ। कबीर उसे देखते ही बुदबुदाता है। यह कैसे संभव है? अचानक दीपक के ठीक सामने एक शिला दिखाई देती है और उस पर बैठा है एक कंकाल। लेकिन यह कोई आम कंकाल नहीं। उसकी आंखों की जगह काले पत्थर है और हाथों की मुद्राएं वैसी है जैसे कोई अभी भी ध्यान में बैठा हो। कबीर आगे बढ़ता है, हाथ बहाता है और तब भी जमीन कांपती है। दीवारों से वही मंत्र गूंजता है, क्रीं चंडिकाय नमः। मंदिर के अंदर एक दरार उभरती है, उससे लाल धुआं निकलता है और साथ ही एक चेहरा, जिसे देखकर कबीर चीख उठता है। वो चेहरा है रिया का, लेकिन वो रिया नहीं है। उसकी आंखें अब काली गहराइयां है, चेहरा शांत मगर विकृत। कबीर, तुमने उन्हें जगह दिया है। उसके साथ ही कंकाल अपनी जगह से हिलता है, उसकी हड्डियां चरमराने लगती है। उसके मुंह से रात और धुआं निकलता है और धीरे धीरे वह खड़ा हो जाता है, सदियों पुराना वह साधु जिसने यह सब शुरू किया। कबीर जमीन पर गिर जाता है, कांपते हुए पीछे हटता है। साधु उसकी ओर बढ़ता है, धीरे स्थिर, जैसे वह समय की सीमा से परे हो। तू आया है अंत देखने, तो देख। कबीर उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर पास की दीवार पर जाती है, जहां कुछ उत्कीर्णें, एक चक्र, उसके भीतर 7 चेहरों के चित्र। सभी के चेहरे डर से विकृत है। वो चेहरा जो बीच में है, वो कबीर का है। सीन धीरे धीरे काले पर कट होता है। एक बार जो गया। झारखंड के जंगलों में रात अब गाढ़ी हो चुकी है। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजती है, लेकिन झुरझुरा के आसपास सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत है। समीप के गांव वालों के अनुसार पिछले 40 सालों में जो भी झुरझुरा गया, कभी वापस नहीं आया। बुजुर्ग कहते हैं, वो गांव नहीं, एक दरवाजा है और उसके उस पार सिर्फ सांप है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं 1993 में 2 सरकारी सर्वेयर दिन में गांव में दाखिल होते हैं। कैमरा उनके पीछे पीछे चलता है, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। पहले कुछ मिनटों तक सब सामान्य लगता है, खाली झोपड़ियां, सूखी जमीन और एक पुराना कुआं। लेकिन फिर एक ने कैमरे में कहा, यहाँ तो जैसे किसी ने सब कुछ अचानक छोड़ दिया हो। वही रात उनकी रिकॉर्डिंग में अंतिम फुटेज। एक आदमी चिल्लाता है, कुछ है वहां, देखो देखो वो चल रहा है। और कैमरा अचानक गिरता है। उसके बाद सिर्फ ध्वनि, सांसें, दौड़ते कदम और फिर एक भयानक चीख। कबीर अब गांव की उसी जगह पर खड़ा है। वह कुएं की ओर देखता है और कुछ अजीब नोटिस करता है। पानी नहीं है, मगर कुएं की दीवारों पर नाखूनों के निशान हैं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। पास में जमीन पर एक टूटी हुई कैमरा टेप मिलती है, जिस पर लिखा है RS 1993 सरकारी रिपोर्ट। कबीर उसे उठाता है और उसके चेहरे पर एक फटी हुई मुस्कान उभरती है। मैं अकेला नहीं हूं जिसने इस जगह को खोजा। ताई हवाओं में एक फुसफुसाहट होती है, तुम भी वही जाओगे। वह घूमता है, लेकिन वहां कोई नहीं। लेकिन हवा अब भारी है, जैसे आसपास कुछ मौजूद हो। फ्लैशलाइट डगमगाती है और अचानक कुछ उसकी पीठ पर हाथ रखता है। वह मुड़ता है, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर जो परछाई दिख रही है, वह उसकी नहीं है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है, दिखाता है कबीर अब अकेला नहीं है। पीछे कोई खड़ा है, धुआंधला, लंबा और पूरी तरह काले वस्त्रों में। सीन कट होता है, सिर्फ कबीर की तेज सांसों की आवाज रह जाती है। एक बार जो गया।
झारखंड के जंगलों में रात अब गाढ़ी हो चुकी है। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजती है, लेकिन झुरझुरा के आसपास सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत है। समीप के गांव वालों के अनुसार पिछले 40 सालों में जो भी झुरझुरा गया कभी वापस नहीं आया। बुजुर्ग कहते हैं वो गांव नहीं, एक दरवाजा है और उसके उस पार सिर्फ सांप है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं 1993 में 2 सरकारी सर्वेयर दिन में गांव में दाखिल होते हैं। कैमरा उनके पीछे पीछे चलता है जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। पहले कुछ मिनटों तक सब सामान्य लगता है, खाली झोपड़ियां, सूखी जमीन और एक पुराना कुआं। लेकिन फिर एक ने कैमरे में कहा, यहाँ तो जैसे किसी ने सब कुछ अचानक छोड़ दिया हो। वही रात उनकी रिकॉर्डिंग में अंतिम फुटेज। एक आदमी चिल्लाता है, कुछ है वहां, देखो देखो वो चल रहा है। और कैमरा अचानक गिरता है। उसके बाद सिर्फ ध्वनि, सांसें, दौड़ते कदम और फिर एक भयानक चीख। कबीर अब गांव की उसी जगह पर खड़ा है। वह कुएं की ओर देखता है और कुछ अजीब नोटिस करता है। पानी नहीं है, मगर कुएं की दीवारों पर नाखूनों के निशान हैं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। पास में जमीन पर एक टूटी हुई कैमरा टेप मिलती है जिस पर लिखा है RS 1993 सरकारी रिपोर्ट। कबीर उसे उठाता है और उसके चेहरे पर एक फटी हुई मुस्कान उभरती है। मैं अकेला नहीं हूं जिसने इस जगह को खोजा। ताई हवाओं में एक फुसफुसाहट होती है, तुम भी वही जाओगे। वह घूमता है लेकिन वहां कोई नहीं। लेकिन हवा अब भारी है, जैसे आसपास कुछ मौजूद हो। फ्लैशलाइट डगमगाती है और अचानक कुछ उसकी पीठ पर हाथ रखता है। वह मुड़ता है, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर जो परछाई दिख रही है वह उसकी नहीं है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है, दिखाता है कबीर अब अकेला नहीं है। पीछे कोई खड़ा है, धुआंधला, लंबा और पूरी तरह काले वस्त्रों में। सीन कट होता है, सिर्फ कबीर की तेज सांसों की आवाज रह जाती है। फर्श के नीचे की सच्चाई। चुप्पी में डूबी हवेली के अंदर राजीव और सुधा अब तक जो भी खोज चुके थे वह महज सतह थी। पर अब वे एक ऐसे कमरे में खड़े थे जहां की लकड़ी की फर्श अजीब तरीके से खड़खड़ा रही थी, मानो नीचे कुछ सांस ले रहा हो। राजीव ने धीरे धीरे एक तख्ती उठाई। नीचे गीली मिट्टी और उसमें दबा कुछ चमकता हुआ एक पुराना ताबीज। सुधा ने झुककर मिट्टी हटाई और तब वे दोनों पीछे हट गए। वहां एक छोटी सी लड़की की लाश थी, पूरी तरह सड़ी हुई, पर उसके गले में वही ताबीज था जो उन्होंने पहले तस्वीरों में देखा था। यह वही लड़की है, सुधा की आवाज कांप रही थी, जिसकी तस्वीर हमें उस जले हुए रजिस्टर में मिली थी। तभी कमरे में हवा का रुख बदलता है। हवेली में मौजूदता फिर से महसूस होती है, अब और तीव्र। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक धीमी सी बुदबुदाहट कमरे में गूंजती है। एक पुराने जमाने की महिला की आवाज कुछ बड़बड़ा रही है। उनकी आत्माएं अब चैन नहीं लेंगी जब तक सच बाहर नहीं आता। राजीव फ्लैशलाइट को उस फर्श के गड्ढे के अंदर घुमाता है। वहां और भी हड्डियां दिखाई देती है। 3, 4, 5। सुधा की आंखें डर से चौड़ी हो जाती है। ये सारी लड़कियां कहां से आईं? तभी एक ठंडी लहर कमरे में फैल जाती है और उस दीवार पर, जहां पहले कुछ नहीं था, खून से लिखा एक वाक्य उभरता है, झुरझुरा मुझ में जिंदा है। गांव की आत्मा जागती है। जैसे ही दीवार पर खून से लिखा वाक्य उभरता है, कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। राजीव और सुधा अब बोल भी नहीं पा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी आवाजें जकड़ ली हो। तभी जमीन कांपने लगती है और हवेली की छत से धूल झड़ती है। दरवाजा फिर से अपने आप खुलता है, पर अब वह हवेली की ओर नहीं, गांव की ओर खुलता है। एक असंभव दृश्य। हवेली के अंदर से एक रास्ता सीधे झुरझुरा गांव के खंडहरों तक जा रहा था। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और बिना कुछ कहे उस रहस्य में रास्ते पर चल पड़ते हैं। गांव अब वैसा नहीं था जैसा उन्होंने पहले देखा था। खंडहर अब जीवंत लग रहे थे। पेड़ों से झूलते कपड़े,
टूटी हुई गुड़िया जमीन पर बिखरी हुई और हर घर से बच्चों की हंसी की झलकियां सुनाई दे रही थी, पर वह हंसी सुखद नहीं थी, वह पीड़ा से लिपटी हुई थी। सुधा फुसफुसाई, ये सब आत्माएं, ये लड़कियां यही बंधी हुई है। तभी सामने एक बुजुर्ग महिला प्रकट होती है। उसकी आंखें सफेद, चेहरा जुरीदार और उसकी आवाज एक 700 औरतों की तरह गूंजती है। तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब सच्चाई को उजागर करना तुम्हारा कर्तव्य है। राजीव कंपा उठा। आप कौन है? मैं वो हूँ जिसे सबने चुप करा दिया था। मैं जुरजुरा की अंतिम संरक्षिका थी और अब मेरी आवाज तुम हो। उस महिला की परछाई धीरे धीरे हवाओं में घुल जाती है और तभी गांव का हर घर अपने आप जलने लगता है, जैसे इतिहास फिर से दोहराया जा रहा हो। कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं। जैसे ही हर घर में आग लगती है, राजीव और सुधा की सांसें तेज हो जाती है। वे गांव के बीच बने उस पुराने कुएं की ओर दौड़ते हैं। वही कुआं जहां से सब शुरू हुआ था। कुएं के किनारे पहुंचते ही जमीन कांपती है। कुआं अब एक काले अनंत गर्द जैसा दिखता है और उसमें से एक सिसकती हुई मासूम सी आवाज आती है, माए। सुधा जैसे सम्मोहित हो जाती है। वो धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ती है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। राजीव उसे रोकता है, पर वह कुछ सुन नहीं रही। जैसे ही वो झांकती है, एक नन्हा हाथ बाहर निकलकर उसकी कलाई पकड़ लेता है। कद